सो इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पहला जो हमें डिटेल देनी है वो देनी है साइज ऑफ इशू, दूसरा है नेचर ऑफ शेयर, व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर वी आर इशूइंग, वेदर इट इज ऑफ अ क्यूमुलेटिव नेचर और ऑफ अ नॉन क्यूमुलेटिव नेचर, of participating or non-participating, convertible or non-convertible. Object of the issue, why are we issuing preference share, क्यों issue करना चाहते हैं, क्या requirement है. Manner, manner means whether by IPO or by FPO or by private placement, कैसे आप issue लाओगे, manner of issue. Price, the price at which such share are proposed to be issued. Basis, अब ये जो प्राइस डिटरमाइन किया है कौन से बेसिस पे आपने प्राइस डिटरमाइन किया है. एंड द टर्म ऑफ इशू, लाइक व्हाट विल बी द टर्म, 10 साल के लिए इशू कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए इशू कर रहे हो, एंड द रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है. टर्म, हियर टर्म ऑफ इशू कुड बी टर्म एंड कंडीशन एज वेल, कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इशू कर रहे हैं हम, एंड ऑल्सो द टर्म ऑफ रिडेम्पशन इंक्लूडिंग द टेन्योर ऑफ redemption of share at a premium, and if the preference share are convertible, the terms of conversion. What are the terms of conversion? Whether the conversion will be of partial nature or will it be of a fully convertible nature, कौन सा nature होगा, कब convert करेंगे, किस टाइम पे convert करेंगे, किस प्राइस पे convert करेंगे, कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट अब कितना इक्विटी इशू करेंगे. लाइक एक प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट क्या हम 2 इक्विटी शेयर इशू करेंगे कि एक के बदले एक इशू करेंगे, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कन्वर्ट करने के बाद कितना दोगे. मैनर एंड मोड ऑफ रिडेम्पशन, हाउ द रिडेम्पशन विल बी डन, द करेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी, अभी कितने लोग कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, कौन मेजर टॉप 10 शेयर होल्डर का नाम लिखेंगे, एंड द एक्सपेक्टेड डाइल्यूजन इन इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. डाइल्यूजन होगा, डाइल्यूजन मतलब वैल्यू में गिरना, वैल्यू में गिरना. कैसे वैल्यू गिर रही होगी, अब देखो पहले जो ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ईपीएस, ईपीएस क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ था हमारे पास. ओके, एंड इनिशियली इक्विटी शेयर हमने इशू किया था वो हमारे पास 1 करोड़ था, या 10 करोड़ ले लो. ठीक है, 10 करोड़ था हमारे पास, हमने 10 करोड़ इक्विटी शेयर इनिशियली इशू किए थे. तो हमारा जो ईपीएस था वो क्या था, कितना ईपीएस आ रहा होगा, 10, 100 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़. अब प्रेफरेंस शेयर को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी शेयर. हमारे पास 10 करोड़ प्रेफरेंस शेयर थे जिसके बदले हमने 4 इक्विटी शेयर्स दिए. तो मतलब हमने उनको कितने इक्विटी शेयर्स दिए, 40 करोड़. ठीक है, 40 करोड़ इक्विटी शेयर दिए. तो इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास आफ्टर कन्वर्जन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हुए, 10 करोड़ पहले थे, अब हमारे पास और कितने आ गए, 40 करोड़. 50 करोड़ अब हमारे पास आफ्टर कन्वर्जन हमारी इक्विटी शेयर बढ़ के कितने हो गए, 50 करोड़. पर क्या हमारी अर्निंग भी बढ़ गई है, पैट भी बढ़ गया है उसके साथ. जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो क्या, पहले जो 100 करोड़ था, क्या कन्वर्जन के बाद बढ़ जाएगा, वो तो सेम रहेगा ना. उसको उस पैट का कन्वर्जन से क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है. ये तो कंपनी के वर्किंग के ऊपर है ना, बिजनेस के ऊपर है. जो प्रॉफिट वो कमाती है वो तो बिजनेस करके कमाती है, उससे कन्वर्जन से कोई रिलेशन नहीं है. तो पैट में तो कोई इंक्रीज नहीं होगा. जब पैट में कोई इंक्रीज नहीं होगा तो ईपीएस जो हम निकालेंगे आफ्टर कन्वर्जन वो कितना आएगा, ईपीएस 100 करोड़ डिवाइड बाय 50 करोड़, दैट इज ईपीएस हैज डाइल्यूटेड टू 2. 20 की 2 कितना होएगा, 2 हो गया. तो गिरावट आई कि नहीं ईपीएस में, डाइल्यूजन हुआ कि नहीं. डाइल्यूजन मतलब कम होना. ओके, तो देयर इज अ डाइल्यूशन इन ईपीएस. आफ्टर कन्वर्जन हमेशा मैक्सिमम केसेस में डाइल्यूशन ही मिलता है.
रजिस्टर ऑफ मेंबर टू कंटेन द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जैसे हम इक्विटी वालों का रजिस्टर मेंटेन करते हैं वैसे ही हम प्रेफरेंस शेयर के लिए भी रजिस्टर मेंटेन करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन होगा आफ्टर मैच्योरिटी, जब टर्म एक्सपायर हो जाएगा तो हम रिडीम कर सकते हैं एट अ फिक्स टाइम और एट हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर हमने कंटिंजेंट, याद है कंटिंजेंट नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट ने पढ़ाया गया होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। सो इफ द रिडेम्पशन इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, और अगर वो इवेंट हो गया तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना पड़ेगा। हमने कहा था, मान लो जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तो हमने कहा था ये हम रिडीम करेंगे जब कंपनी की फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी या फैक्ट्री के स्टार्ट होने के 1 साल बाद। फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, 1 साल बीत गया, अब रिडीम करना पड़ेगा ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। रिडीम कब नहीं होता, जब फैक्ट्री ही स्टार्ट नहीं होती। एट एनी टाइम एट द कंपनीज ऑप्शन, कभी कंपनी अपने मुताबिक भी जब भी उसे लगेगा कि हमें प्रेफरेंस शेयर की ज़रूरत नहीं है पैसों की तो वो रिडीम कर सकती है। एंड एनी टाइम एट शेयर होल्डर ऑप्शन, शेयर होल्डर भी अप्लाई कर सकता है कि हमारा पैसा वापस कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया? तो हमने प्रोसीजर्स, अभी हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ लिए, तो अब हमें पढ़ना है प्रोसीजर। यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो व्हाइल इशूइंग और रिडीमिंग अ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आर्टिकल में ऑथराइजेशन है कि नहीं है। दूसरा आपको क्या देखना होगा कि मीटिंग के लिए नोटिस भेज दिया गया है कि नहीं भेज दिया गया है। मीटिंग कंडक्ट करवानी है, मीटिंग में क्या पास होगा, ऑर्डिनरी की स्पेशल, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है तो नोटिस के साथ आपको क्या अटैच कर भेजना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल जो भी हमने ऊपर पढ़ी है वो सारी डिटेल्स डाल के भेजनी होगी। उसके अलावा आपको सारे रेलिवेंट चीज़ें जैसे कब टर्म ऑफ रिडेम्पशन है, अगर कन्वर्टेबल इशू कर रहे हो तो कितने शेयर में कन्वर्ट होगा, कब कन्वर्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी पड़ेंगी। उसके अलावा जब रेजोल्यूशन मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद MGT 14 फाइल करते हैं। MGT 14 ऑलवेज आफ्टर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन MGT 14 इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। तो 30 दिन के अंदर रेजोल्यूशन पास होने के MGT 14 फाइल करना है। ऑल्सो अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले बताना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के कि आप ऐसा करने वाले हो। आप बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करने वाले हो कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू लाने वाले, 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद एक नोट दिया है कि अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग और एनी बिजनेस जहाँ मीटिंग होती है, अब प्रैक्टिकली सोचो 1 पर्सन कंपनी में मीटिंग कैसे होगी। मीटिंग होने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए ना, तब तो मीटिंग होगी। एक कोई अकेला बंदा बैठ के तो ना मीटिंग कर सकता है, तो यहाँ तो मीटिंग होगी ही नहीं। 1 पर्सन कंपनी में कभी भी मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती बिकॉज अकेला इंसान है OPC में। तो अब चूंकि वहाँ पे जब मीटिंग ही नहीं हो रही है तो वहाँ पे रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, तो कह रहे इट शैल बी सफिशिएंट इफ द रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय मेंबर टू द कंपनी। जो मेंबर है, जो अकेला इंसान है, चूंकि वही अकेला मेंबर है, वो एक रिटन फॉर्म में कंपनी को लिख रहा है बिकॉज कंपनी एंड मेंबर आर सेपरेट एंटिटी। तो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा ना कि हम इशू के लिए सहमति दे रहे हैं, तो वो ये कम्युनिकेट कर देगा। कम्युनिकेट करने के बाद एक मिनट बुक बनाएगा जिसमें कि वो साइन करेगा कि हाँ हमने इस दिन डिसाइड किया था कि इशू के साथ हम अपनी सहमति दे रहे हैं। मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स मेंटेन करने का काम कंपनी सेक्रेटरीज का होता है, तो आपको मिनट्स की जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज मिनट्स? मिनट इज द डॉक्यूमेंट, इट इज द बुक मेंटेन्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी आफ्टर कंडक्टिंग एवरी मीटिंग। जब आप मीटिंग कंडक्ट करवा लोगे
उसके बाद अभी पढ़ेंगे, मिनट्स आएगा, मिनट्स का पूरा एक चैप्टर है, तो ठीक है, बस मैं बता रही हूँ कि मिनट्स क्या होता है। मिनट्स जैसे आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी ड्यूटी है कि आप सारे अरेंजमेंट्स करो मीटिंग के, सारे अरेंजमेंट, नोटिस भेजने का काम, मीटिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट हो, मीटिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो देना, सारी चीज़ें मीटिंग की आपको देखनी है। ये तो हो गया मीटिंग कंडक्ट कराने से पहले और कंडक्ट कराते वक्त की बात। मीटिंग कंडक्ट हो गई, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका मिनट बुक प्रिपेयर करो। मिनट बुक में क्या लिखते हैं, क्या क्या मीटिंग में हुआ था, ये सारी चीज़ें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मिनट में। तो मिनट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी, ताकि कल को कोई ये सवाल ना उठा सके कंपनी के ऊपर कि आपने मीटिंग कंडक्ट की थी कि नहीं की थी। पहला प्रूफ तो ये हो गया, मिनट दिखा देंगे तो मतलब मीटिंग कंडक्ट की थी। दूसरा क्या प्रूफ करता है कि हमने इस मीटिंग में क्या क्या रेजोल्यूशन पास किया था, वो भी कहाँ से हमें पता चलेगा, मिनट से। मिनट बुक में सब लिखा होता है कि कितने लोग फेवर में थे, कितने लोग अगेंस्ट में थे, किस टाइम पे रेजोल्यूशन पास हुआ था, क्या डिस्कशन हुआ था रेजोल्यूशन पास करते वक्त, सारी डिटेल मिनट बुक में होती है। तो आज से अगर 10 साल बाद मान लो कंपनी पे कोई केस हुआ है, तो कंपनी की इतनी मेमोरी तो तेज है नहीं कि क्या था उस समय, क्या हुआ था, तो कंपनी कहाँ जाके चेक कर सकती है, अपने मिनट बुक में। ओके, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज टू मेंटेन एंड ऑथेंटिकेट मिनट बुक। और ये किसकी कस्टडी में होता है, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में। और रखा कहाँ होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब उसके ताले की चाबी किसके पास होगी, सीएस के पास, और जगह किसका होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। Within 30 days of allotment, file with the registrar the return of allotment in PAS3 form। ये भी तो हम पढ़ चुके हैं, जब भी allotment होता है किसी भी चीज़ का, allotment करने के बाद हमें क्या फाइल करना पड़ता है, PAS3। Update the register of member maintain under section 88 after issue of preference share, register maintain करना पड़ेगा। Redemption के वक्त we need what, कंपनी में रिडीम प्रेफरेंस शेयर ओनली ऑन टर्म्स ऑन विच दे वर इशूड एज पर द अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। द प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम एट अ फिक्स टाइम और हैपनिंग ऑफ अ इवेंट और ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी और ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द शेयर होल्डर। द नोटिस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शैल बी फाइल्ड बाय कंपनी विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर SH7 along with the altered MOA with the fees as specified in the company fee rule within 30 days of the redemption of preference share। Once the allotment is made, allotment के बाद PS3 फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट की जब हम बात करते तो शेयर सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट भेज देना है। प्रेफरेंस शेयर भी तो शेयर में ही आएगा ना, सिक्योरिटीज में, तो उसके 2 मंथ के अंदर भेज देना है। इंटीमेट द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट टू द डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर। अगर डीमैट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी को अलॉटमेंट के बाद बताना पड़ेगा, ताकि वो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में क्रेडिट कर दे शेयर्स। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट? आगे प्रोसीड करें। ओके, द नेक्स्ट इज अ टॉपिक, इट्स अ डिस्कशन। डिस्कशन है ये बेसिकली कि क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास अगर कंपनी उनका शेयर रिडीम नहीं करती है। तो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा कि कंपनी को रिडीम करना चाहिए, पर क्या कहीं ऐसा लिखा था
कि रिडीम नहीं किया तो पेनाल्टी है या पनिशमेंट है या प्रेफरेंस शेयर वालों के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, कहीं हमने पढ़ा अभी तक ऊपर प्रोविजन में? सेक्शन 88 कुछ नहीं कह रहा है, सेक्शन 88 कुछ भी नहीं बता रहा है कि कैसे रिडम्पशन नहीं हुआ अगर तो क्या रेमेडी मिलेगी, कुछ नहीं बता रहा है। कह तो दिया कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, पर अगर मान लो कंपनी ने इशू कर दिया तो उसके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है? क्या रेमेडी? कुछ तो नहीं लिखा है ना कि अगर कंपनी कह दिया कि नहीं कर सकती है, मान लो कि किसी कंपनी ने कर दिया इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर? कुछ नहीं दिया ऊपर, ना ही अगर कर दिया है तो ये भी नहीं लिखा है कि उनके ऊपर क्या पेनाल्टी क्या पनिशमेंट है, ये भी नहीं दिया है कि ये काम किया तो इतना जुर्माना लगेगा या जेल जाओगे, कुछ भी नहीं लिखा है। अभी तक तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं ना ऊपर की हर जगह पनिशमेंट पेनाल्टी दी होती है, पर यहाँ कोई पनिशमेंट पेनाल्टी नहीं दी है। तो अब यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है कंपनी लॉ का, स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पे मैटर गया, कौन सा केस गया? बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस अबैन ऑफशोर लिमिटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस कंपनी के ऊपर केस किया था। क्या केस किया था? द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बाय प्रोनाउंसिंग सेक्शन 55 वाज टू कंपल्सरी प्रोवाइड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय डूइंग अवे विद द इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उन्होंने कहा कि एक्ट तो कह रही है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, ये तो कह दिया एक्ट ने, लेकिन even though there is no specific provision stipulated under Companies Act through which relief can be sought by preference shareholder in case non-redemption by the company or consequent non-filing of petition of the said act, the intention of legislature being clear and absolute। कह रहे कि कोई भी रेमेडी नहीं दी हुई, अगर कंपनी ऐसा करती है तो कोई रेमेडी नहीं दी हुई है। ट्रिब्यूनल इनहेरेंट पावर कैन बी इन्वोक टू गेट एन एप्रोप्रिएट रिलीफ बाय एन एग्रीव्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब चूंकि जब लॉ में कुछ नहीं दिया है, तो अब जब लॉ कोई रेमेडी नहीं दे रही है तो किसको रेमेडी देनी पड़ेगी? कोर्ट को। कोर्ट हैज द पावर, कोर्ट अपना पावर जनरेट कर सकती, इन्वोक कर सकती है, क्योंकि लॉ में तो कुछ लिखा नहीं है। जब लॉ में कुछ नहीं लिखा होता है तो कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी, हमारी कोर्ट डिसाइड करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पढ़ रहे हो जूरिस्प्रूडेंस, बताओ कौन से बेसिस पे? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। पढ़ाया है मैम ने, चैप्टर 1 में होगा, सोर्सेज ऑफ लॉ में। जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर 1 पढ़ाया कि नहीं मैम ने अभी? जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर 1 जो था जिसमें सोर्सेज ऑफ लॉ है, सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या क्या सोर्सेज ऑफ लॉ थे? ये टर्म पहली बार सुन रहे हो? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का मतलब होता है कि ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कोर्ट का कि उससे जस्टिस मिले, ठीक है। एप्लेट और रिस्पोंडेंट मतलब जो अक्यूज्ड है और जिसने केस फाइल किया है, दोनों को बराबर, ऐसा नहीं कि बाइज्ड हो डिसीजन एक के लिए, इक्विटी हो दोनों के लिए और सबको एक नज़र से देख के, लेकिन अच्छे इंटेंशन के साथ, विद गुड कंसाइंस मतलब राइट इंटेंशंस के साथ आपको जस्टिस करना है। अब ये कोर्ट के ऊपर है ये काम करने का, क्योंकि लॉ में तो कुछ लिखा नहीं है, लॉ इज साइलेंट अबाउट दिस थिंग, तो कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। जब कोर्ट डिसाइड कर लेगी तो वो प्रोविजन लॉ में डाल दिया जाएगा। जो हम केस लॉज पढ़ते हैं टाइम टू टाइम इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लॉ में तो कुछ लिखा नहीं था, कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, तो इस वजह से कोर्ट का भी डिसीजन हमें पढ़ना पड़ेगा कि कल को अगर सेम मुद्दा फिर से आएगा तो कोर्ट किसको रेफर करेगी? पुराने डिसीजन को। मतलब सेम दोबारा वही काम हुआ, किसी और कंपनी ने किया, तो लॉ में तो कुछ नहीं लिखा है, पर एक बार ये मुद्दा कोर्ट में और आ चुका था पहले, तो कोर्ट क्या करेगी? वो पुराना कोर्ट डिसीजन का रेफरेंस लेके जजमेंट देगी।
आए समझ में कि वाई वी नीड टू स्टडी केस स्टडीज, या ये सब हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे एक्ट में ये चीज़ दी नहीं थी, कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया, क्योंकि नई बात थी तो कोर्ट को खुद से डिसीजन देना पड़ा, तो अब हमें वो डिसीजन पढ़ना पड़ेगा ताकि कल को अगर सेम कोई केस हो तो हम वो केस डिसाइड कर सके पुराने केस के बेसिस पे। अब अगर दोबारा कल को मुद्दा उठता है कि प्रेफरेंस शेयर वालों के पास कोई रेमेडी नहीं है, तो हम कौन सा डिसीजन रेफर करेंगे? हम डिसीजन रेफर करेंगे इन द डिसीजन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस दिस कंपनी। अबैन ऑफशोर लिमिटेड कंपनी में डिसाइड हुआ था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतनी रेमेडी मिली थी, तो अब हम इस कंपनी को भी यही सेम रेमेडी देंगे। ओके। Alternatively, preference shareholder coming with the definition of member read with section 88 may file a petition under section 245 as a class action suit. Class action suit पढ़ा चुकी हूँ मैं कि अगर एक ही कंपनी के अगेंस्ट सेम मैटर है तो अलग अलग केस ना करके सब लोग मिलके एक ही सूट फाइल कर दे, तो ये भी ऑप्शन इनको मिलता है। क्लियर? ठीक है। तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रेफरेंस शेयर में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर अभी तक हमने पढ़ा कौन कौन से इशू पढ़े? हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए और हमने क्या पढ़ा? डॉक्यूमेंट पढ़ लिया और अलॉटमेंट पढ़ लिया और ना इशू, और फिर हमने पढ़ा, हाँ डॉक्यूमेंट में प्रोस्पेक्टस भी आ गया, फिर हमने पढ़ा शेयर सर्टिफिकेट पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। नाउ फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ना है। फर्दर इशू मतलब कंपनी जब दोबारा इशू लाती है, दोबारा इशू लाती है। दोबारा इशू कैसे ला सकती है? वेयर एट एनी टाइम कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर्स, और शेयर्स बढ़ाना चाहती है, उसको और पैसे चाहिए, तो फिर से शेयर इशू लाएगी जिसको कहते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो अब ये जो फर्दर इशू है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल के विद इन होना चाहिए, किसके बियॉन्ड भी इशू कर सकती है। लाइक ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 5 करोड़ एंड कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 4 करोड़, कैन इट ब्रिंग FPO फॉर 2 करोड़ or it can bring only up to 1 crore? What is authorized share capital? पहला question, what is authorized share capital? Total capital company तो क्या इतना कंपनी का इतना कैपिटल था उस समय, मतलब 5 करोड़ के साथ वो कंपनी बनी थी। जितना लाना है तो वो तो मुझे ध्यान इशूड में आता है, जितना लाना है, जितना लाना था वो इशूड हुआ, जितना आया वो सब्सक्राइब्ड हुआ। विच कंपनी कैन इशू है? नहीं 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 नहीं, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू। मैक्सिमम इतना कैपिटल वो मैक्सिमम इशू कर सकती है पब्लिक को। तो अभी तक कंपनी ने कितना इशू किया है? 4 करोड़। तो और कितना इशू कर सकती है? सिर्फ 1 करोड़। अगर इस 1 करोड़ के बियॉन्ड इशू करना है तो कंपनी को अपना मेमोरेंडम में क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट्रेशन, और ऑल्ट्रेशन करके ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। भाई अगर 2 करोड़ का इशू लाना चाहती है तो वो तो ऑथराइज कैपिटल के बियॉन्ड जा रहा है और उसके पावर के बियॉन्ड है। अल्ट्रा वेरिस हुआ ना, अल्ट्रा वेरिस हुआ। कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, एंड मेमोरेंडम में कितना था अथॉरिटी? ऑथराइज्ड मतलब अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी इशू करने की? मैक्सिमम 5 करोड़। तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द अथॉरिटी, तो company now has to, before issuing this 2 crore capital, the company has to get its memorandum altered,
और मेमोरेंडम अगर ऑल्टर करेगी तो मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन इज नॉट ईजी, मतलब इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी बिजनेस कि आसानी से हो जाए, इट रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा ताकि ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सके। जब ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लेंगे उसके बाद ही हम फर्दर इशू शेयर कर सकते हैं 2 करोड़ का। 1 करोड़ तक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 1 करोड़ के ऊपर जाओगे आपको अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। नाउ बाय व्हाट मीन्स फर्दर इशू कैन बी मेड? देयर आर 3 टाइप्स बाय विच कंपनी कैन इशू फर्दर शेयर। वन इज मतलब 3 लोग हैं जिनको करती है। एक है होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर, टू द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको करना, या फिर अपने एम्प्लॉय को करना, या फिर किसी भी पर्सन को करना, कोई भी, चाहे वो एम्प्लॉय हो ना हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो ना हो। ओके, इफ वी टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम कैसे इशू लेते हैं? थ्रू राइट इशू। राइट इशू यहां दिया भी हुआ, राइट इशू। एम्प्लॉय को जब हम इशू करते हैं उसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और जब हम किसी और को इशू करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस। ठीक, तो पहला है टू पर्सन अंडर सेक्शन 62(1)(a) means person who is a existing shareholder of the company. So here the existing shareholder has been granted an offer by the company कि क्या आप हमारे कंपनी में और शेयर लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा, सी कंपनी को पैसा मंगाना है, कंपनी को और पैसे चाहिए, तो कंपनी के पास 2 रास्ते, कंपनी हैज 2 वेज। या तो वो नए लोगों को अपनी कंपनी में जोड़े, नए लोगों को जोड़े, या तो एग्जिस्टिंग वालों को ही पहले उनसे पूछे कि क्या आप इंटरेस्टेड है हमारा और शेयर लेने में। तो ये राइट जो है वो पहले किसको मिल रहा है? एग्जिस्टिंग वालों को, इसीलिए इसको कहते हैं राइट इशू, इसीलिए कहते हैं इसको राइट इशू, बिकॉज दिस राइट हैज बीन गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट। पहले उनसे पूछा गया कि आपको शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए नए वाले। अब उनको जब हम राइट इशू लाते हैं तो हम शेयर होल्डर को से पूछते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप हमें इन दिन इतना समय में बता दीजिए। 15 दिन का समय देते हैं, उनसे कहते हैं 15 दिन आपके पास है, आप हमें अपना जवाब दे दीजिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, साथ में कुछ कंपनियां ऑप्शन देती हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने अपना ये जो आपको राइट मिला है, आप ये अपना राइट रिनाउंस कर सकते हैं। रिनाउंस मतलब किसी और को ट्रांसफर कर सकते, किसी और को बेच सकते अपना ये राइट। अब होता क्या है रिनाउंस करना? जैसे मान लो ये जो है एग्जिस्टिंग वालों को जब हम राइट इशू लाते हैं तो इनको हम मार्केट प्राइस से सस्ता देते हैं। भाई एग्जिस्टिंग वालों को जब आप दोगे तो उनको मार्केट भाव पे तो दोगे नहीं, उनको किस में दोगे? सस्ता दोगे ना थोड़ा, ताकि वो अट्रैक्ट हो एग्जिस्टिंग को, तो उनको हम मार्केट प्राइस से कम पे देते हैं। अगर मान लो बाजार में भाव 200 रुपये चल रहा है तो उनको यूजुअली हम 160 से लेके 180 तक में इशू देते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलते कि 160 में दिया था, कंपनी ने जो राइट इशू दिया था इनको 160 रुपये में दिया था, जिसकी मार्केट प्राइस थी 200 रुपये। अगर ये एक्सरसाइज करते अपना राइट, अगर ये राइट शेयर खुद खरीदते तो इनको कितने का पड़ता? 160 रुपये का। अगर इनको कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि अपने शेयर ये रिनाउंस कर सकते, बेच सकते, अपना राइट ये बेच सकते हैं, तो ये अपना राइट मान लो 180 रुपये में बेच दिया इन्होंने, तो इनको कितना प्रॉफिट मिल गया? 20 रुपये। जिसको बेचा उसको भी मार्केट प्राइस से सस्ता मिला, तभी तो वो अट्रैक्ट होगा ना,
वरना वो बाजार से नहीं खरीद लेगा, वो क्यों राइट शेयर खरीदेगा आपसे। तो दोनों को फायदा हो गया। इनको क्या फायदा हुआ, इनको ये फायदा हो चूंकि एग्जिस्टिंग मेंबर थे, इनको कंपनी ने ऑफर किया था तो ये ऑफर इन्होंने किसी और को बेच दिया, तो इनको बिना कुछ किए 20 रुपए की कमाई हो गई। जिसने इनसे खरीदा उसको भी कमाई हो गई, फायदा हुआ ना राइट इशू में। ये रिनाउंसमेंट का जो ऑप्शन है ये तभी मिलेगा जब कंपनी देगी, ये सबके पास रिनाउंसमेंट का राइट नहीं होता है। अगर कंपनी ने स्पेसिफाई किया है ऑफर देते वक्त, राइट इशू का ऑफर देते वक्त अगर कहा था कि आप रिनाउंस कर सकते हैं तो करेगी, अगर नहीं ऑप्शन दिया था तो रिनाउंसमेंट का राइट नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि 15 दिन में अगर इन्होंने लिया तो ठीक है इनको दे देंगे, अगर 15 दिन में नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म। अब कंपनी इसको मार्केट में किसी और को बेच सकती है। ये शेयर जो सब्सक्राइब नहीं हुए हैं उसको वो मार्केट में बेच सकती है, किसी और से फिर इसका पैसा मंगाएगी। क्लियर? कोई डाउट राइट इशू में? तो व्हाट आर द कंडीशंस टू इशू इक्विटी होल्डर राइट इशू? क्या कंडीशन है? सबसे पहले जो आप नोटिस भेजोगे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर का, उनको बताओगे ना कि हम ऐसा ऑफर करना चाह रहे हैं आपको, तो उनको जानकारी कैसे दोगे? कैसे जानकारी दोगे? नोटिस भेज के, लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे साथ में कि आपको हम इतना नंबर ऑफ शेयर ऑफर कर रहे हैं, प्लस हम आपको टाइम दे रहे हैं कितने दिन का, कम से कम 15 दिन का और मैक्सिमम 30 दिन का, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। जिस दिन आपको लेटर मिला था, लेटर का ऑफर मिला था, उसके 30 दिन, 15 से 30 दिन जितना टाइम पीरियड कंपनी ने दिया है उसके अंदर आपको अपना ऑफर एक्सेप्ट करना है। अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि आपका जवाब हाँ है कि ना है? ना है, आपका जवाब ना है। The offer shall deem to include right of renunciation unless the article of company otherwise provide. लिखा होना चाहिए तभी renunciation का right मिलेगा। The notice referred above shall contain a statement of this right if the offer is rejected by the equity shareholder after expiry of the time, जो टाइम कंपनी ने दिया था, और receipt of earlier intimation from the person कि हम शेयर नहीं लेना चाहते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं कि डिक्लाइन हो गया है, शेयर होल्डर को नहीं चाहिए, या तो उसने खुद बताया हो या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया हो, दोनों सूरत में डिक्लाइन हो गया ऑफर। तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिस्पोज ऑफ देम इन सच मैनर विच इज नॉट डिसएडवांटेज टू द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ऑप्शन है कि वो कैसे भी उस शेयर को बेच सकते हैं, ठीक है, जो कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत सस्ते में बेच दें और कंपनी को घाटा हो, तो एप्रोप्रिएट रेट में डिस्पोज कर सकते हैं। The said notice shall be dispatched through registered post or speed post or through electronic mode or courier or any method having proof of delivery to all the existing shareholder at least 3 days before opening of the issue. ठीक है, मतलब कि अगर जैसे हमको 15 दिन देना था कि 15 दिन के अंदर आपको अपना ऑफर एक्सेप्ट करना है, तो ये 15 दिन किस तारीख से हम दे रहे हैं? मान लो 1 फरवरी 2021 से हमने कहा 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिएगा कि आपको राइट इशू लेना है कि नहीं लेना है। तो हमको कितने दिन पहले उनको नोटिस भेज देना है? कम से कम 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले हमको नोटिस डिस्पैच कर देना, ताकि इनको इस तारीख के पहले मिल जाए किसी भी मोड से। हम कौन सा मोड बोले? रजिस्टर्ड पोस्ट, ताकि मिल जाए। स्पीड पोस्ट भी जल्दी पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो सेम डे ही पहुंच जाएगा, ईमेल कर दिया, ओके, कुरियर भेज दिया, तो ताकि इनको टाइमली मिल जाए, ताकि ऑफर एक्सेप्ट कर ले टाइम पीरियड के अंदर। Unless the article otherwise provide, the director must state in the notice offer of right of share the fact that shareholders right to renounce the offer. उसी समय बताना पड़ेगा कि रिनाउंसमेंट का राइट है कि नहीं है। In favor of some other person, however, in case of private company, 90% of the member of private company have given their consent in writing or electronic mode. The period lesser than specified in the subset clause shall
अप्लाई। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 15 दिन या 30 दिन का समय जो दिया है कंपनीज एक्ट में, ये तो सब कंपनी के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो इससे कम दिन भी रख सकती है ऑफर का। अगर वो कहेगी कि मेंबर को जवाब 10 दिन में ही देना है, प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है। कब कर सकती है? जब 90% मेंबर को इससे कोई आपत्ति ना हो। 90% मेंबर को कोई दिक्कत नहीं, उनका कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 दिन रखिए, 10 दिन रखिए ऑफर की डेट। कंपनीज एक्ट में भले 15 दिन मिनिमम दिया हुआ है, पर कंपनी इन लोग से परमिशन लेके और कम दिन भी रख सकती है। समझ में आया ये पॉइंट? आया कि नहीं आया? ऐसे करने का मतलब क्या होता है? नहीं आया कि आया? Accordingly, time limit for acceptance of offer by existing shareholder may be less than 15 days if 90% has given consent. 15 दिन से कम का भी समय रख सकती है अगर 90% शेयर होल्डर को कोई दिक्कत नहीं है तो। If shareholder has neither renounced in favor of another person nor accepted the offer, the board may dispose of the share जो कंपनी के हित में हो, उस तरीके से वो कर सकती है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है वो निधि कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी कंपनियों पे अप्लाई होता है पर निधि कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। प्लस रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 62 डज नॉट अप्लाई टू whom, किन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है? अगर कंपनी ने अपना सब्सक्राइब कैपिटल जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, तो अप्लाई नहीं होगा। डिबेंचर, जैसे डिबेंचर शेयर होल्डर अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर होल्डर थे तो एक टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कन्वर्ट होने के बाद मान लो ऐसा हुआ कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के ऊपर बढ़ गया, लिमिट होती है ना कि इतने तक ही आप इक्विटी शेयर कर सकते हैं, कन्वर्जन के बाद वो लिमिट से बियॉन्ड चले गए तो उस पर सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ पार्ट और होल ऑफ डिबेंचर इशूड और ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई डिबेंचर इशू किया था, गवर्नमेंट अगर लिया था और उस वजह से अगर कन्वर्जन हो रहा है तो भी इस पे अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 62। क्या है सेक्शन 62? अभी हमने ऊपर पढ़ा, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अगर उनको कंपनी को अगर टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आ रहे, कोई समस्या है ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन में कन्वर्जन के, तो वो क्या करेगी? इट मे विद इन 60 days फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर अपील टू ट्रिब्यूनल विच शैल आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड गवर्नमेंट पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन थी ये लिखा है ना, कन्वर्जन ऑफ पार्ट और होल ऑफ द डिबेंचर इशूड टू और लोन ऑब्टेन फ्रॉम अ गवर्नमेंट इन शेयर ऑफ अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन issued by the government in public interest on such term and condition as appear to fair and reasonable to the government, even if the term of issue of such debenture loan do not contain term for providing option for such conversion। अगर terms and condition में कोई नहीं कंपनी को समझ में आ रहा है टर्म एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट लगा रही है, तो उसके लिए कहाँ जाएगी कंपनी? कहाँ जाएगी? कोर्ट में जाएगी ना। तो कोर्ट में कब तक अपील कर सकती है? 60 दिन तक अपील कर सकती है। जो भी टर्म एंड कंडीशन कन्वर्जन का या इशू का जो भी होगा वो गवर्नमेंट कैसे चूज करेगी, कैसे बनाएगी? विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए कि उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है उसको पे ऑफ करने की। Whether government has by order made directed that any debenture or loan or any part thereof shall be converted into share in a company where no appeal has been preferred to the tribunal or where such appeal has been dismissed, the memorandum of such company shall, where such order has effect of increasing the authorized share capital of company, stand altered, and authorized share capital of company shall stand increased by an amount equal to amount of value of share which such debenture has been converted into।
मतलब कि अगर कन्वर्जन 5 करोड़ तक ऑथराइज कैपिटल था हमारे पास, ओके, 4 करोड़ को ऑलरेडी इक्विटी शेयर थे और डिबेंचर कन्वर्ट होने की वजह से ये जो हमने कन्वर्ट किया इनटू शेयर, कन्वर्जन की वजह से 2 करोड़ इक्विटी शेयर और हो गए। तो अब ये टोटल कितना हो गया? 6 करोड़, विच इज मोर देन ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट के डायरेक्शन की वजह से अगर बढ़ रहा है तो अब स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अब हम मान लेंगे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ के कितना हो गया है? 6 करोड़, क्योंकि खुद गवर्नमेंट कह रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत नहीं है फॉर ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम। ऑटोमेटिकली ऑर्डर की वजह से बिना रेजोल्यूशन पास किए ही मेमोरेंडम इंक्रीज में, हम मेमोरेंडम में ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। आया समझ में? आगे प्रोसीड करें, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि केस लॉज पढ़ने हैं हमको, इसके बेसिस पे केस लॉज पढ़ने। पहला केस लॉ है नाना लाल जवेर वर्सेस बॉम्बे एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर हैं उनके पास पावर है कि वो फर्दर इशू ऑफ शेयर कर सकते हैं, लेकिन कितना तक कर सकते हैं? विद इन लिमिट। विद इन लिमिट। लिमिट क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। जितना ऑथराइज शेयर कैपिटल है उतने तक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना किसी परमिशन के फर्दर इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड करना है तो परमिशन की रिक्वायरमेंट है। कैसे परमिशन लेंगे? ऑर्डिनरी या स्पेशल? स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा लिमिट को, तो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये नाना लाल जवेर बॉम्बे एश्योरेंस लिमिटेड में यही डिसाइड हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ऑथराइज्ड कि वो लिमिट में ही फर्दर इशू कर सकते हैं। दूसरा, नीडल इंडस्ट्रीज वर्सेस नीडल इंडस्ट्रीज नीवे इंडिया होल्डिंग लिमिटेड। ये जो नीडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड है, दिस इज एन इंडियन सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये जो नीडल इंडस्ट्री नीवे है ये इसकी होल्डिंग कंपनी है और ये इंडिया वाली जो कंपनी है इसकी इंडियन सब्सिडरी है। ओके, सो व्हाट वाज द केस कि जो नीडल नीवे था, सिंस इट्स अ होल्डिंग कंपनी, तो इट हैड 60% शेयर्स इन द नीडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। फिर आई गाइडलाइंस। गाइडलाइंस ये आई कि इनको अपनी होल्डिंग इतने टाइम पीरियड के अंदर 60% से डिक्रीज करके 40% पे लानी है। ये गाइडलाइंस आई। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनसे कहा गया कि आप अपना शेयर बेच दीजिए, तभी तो 40% पे आओगे ना 60% से। होल्डिंग से कहा गया कि आप अपना शेयर बेच दीजिए। ओके, ये ऑप्शन था कि आप बेच दीजिए और उसको 40% पे ले आइए। अब कैसे बेचते? ये मार्केट प्राइस पे बेचते, बाजार में बेचते ना अपने शेयर्स, तभी इनकी होल्डिंग डाइल्यूट होती। इनको टाइम पीरियड दिया गया कि आप 6 महीने के अंदर ऐसा कर दीजिएगा, पर बातचीत होती गई दोनों कंपनियों के बीच में, पर होल्डिंग कंपनी राजी नहीं थी। दोनों एक कंसेंसस पे नहीं आ पाए। ठीक है, अब इंडियन कंपनी के ऊपर तो सेबी की गाइडलाइन थी कि 6 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा। मतलब सेबी की क्या फेरा चलता था उस समय, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, उसके तहत था कि फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में मैक्सिमम 40% तक होल्डिंग कर सकते हैं। तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से इतने टाइम पीरियड में करना ही करना था। अब इंडियन कंपनी के पास तो ऑप्शन था नहीं, उसको इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना पड़ा। तो इनके डायरेक्टर ने डिसीजन लिया
कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू दे देते हैं। तो जब हम राइट इशू दे देंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा तो जो 60% होल्डिंग थी, जब उसको रिकैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। भाई नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए ना, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए तो जो एग्जिस्टिंग वाले थे उनका भी तो होल्डिंग घट गई, प्रपोर्शन जब निकालोगे तो घटेगी नहीं। भाई पहले 100 करोड़ शेयर कैपिटल था जिसमें से 60 करोड़ था होल्डिंग के पास। इन्होंने 40 करोड़ जो इंडियन इन्वेस्टर्स के पास थे उनको इन्होंने राइट इशू दे दिया। राइट इशू की वजह से मान लो राइट इशू दे दिया कि आप 1:2 शेयर्स ले सकते हैं। 1:2 शेयर मतलब हर 2 शेयर पे 1 शेयर आपको नया मिल सकता है। तो मतलब इनको कितने शेयर मिले होंगे? 20 करोड़ शेयर और मिले होंगे। हर 2 शेयर पे 1 शेयर मतलब नए शेयर को कितने मिले होंगे? 20 करोड़। तो टोटल शेयर कैपिटल अब कितना हो गया आफ्टर राइट इशू? 120 करोड़। 60 + 40 + 20, 120 करोड़ का 60% कितना होता है? सॉरी, ये 60 करोड़, 60 करोड़ जो इनके पास शेयर थे, 120 करोड़ का कितना हुआ? आई थिंक इट्स 50% और कम हो गया। तो इस तरीके से राइट इशू करके इन्होंने इसकी होल्डिंग 40% के विद इन ले आए। अब जब राइट इशू लेकर आए तो डायरेक्टर ने जो राइट इशू का प्राइस रखा था वो मार्केट प्राइस से बहुत कम रखा था। इसलिए बहुत कम रखा था क्योंकि इनको बहुत सारे शेयर्स इशू करने थे और कम टाइम पीरियड में करने थे। तो तभी ज़्यादा बल्क इशू हो सकता है जब आप प्राइस चीप रखो। भाई डिमांड सप्लाई का क्या होता है? यही तो होता है, व्हेन द प्राइस गोज डाउन डिमांड इंक्रीजेस। तो इनको ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम रखना पड़ा क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था और ज़्यादा शेयर इशू लाने थे ताकि 60% से होल्डिंग कम करके किस पे ले आए? 40% पे। तो कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने केस कर दिया कि इन्होंने, डायरेक्टर ने अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाया है और कंपनी के बेनिफिट में काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मार्केट में इन्होंने इतने सस्ते में शेयर बेच दिए और डायरेक्टर ने अपने फ़ायदे के लिए काम किया है और कह रहे हैं कि चूंकि डायरेक्टर के पास ज़्यादा शेयर्स थे, इंडियन कंपनी के डायरेक्टर के पास, तो जब इनको राइट इशू मिला तो इनकी शेयर होल्डिंग और बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए हमसे बिना परमिशन लिए हमारी होल्डिंग कम कर दी और अपनी होल्डिंग बढ़ा ली। पहले मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर था, अब मैं घट के क्या हो गया? माइनॉरिटी। और पहले ये लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे, अब ये घट के क्या हो गए? माइनॉरिटी, मेजॉरिटी हो गए। ये एक्यूजिशंस लगाए होल्डिंग कंपनी ने। अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई डायरेक्टर के पास कोई रास्ता था, कोई रास्ता था ये करने के अलावा। कोर्ट तो अपने दिमाग देखेगा ना कि कोई और ऑप्शन बताइए, अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या करते? कोई और ऑप्शन तो था नहीं। तो कंपनी ने, अपने डायरेक्टर ने बेस्ट इंटरेस्ट में ये काम किया है। पहले डायरेक्टर ने आपसे पूछा, जब आपने जवाब नहीं दिया तो डायरेक्टर को ये स्टेप उठाना पड़ा। हमने ऑलरेडी ऊपर तो हम पढ़ ही चुके हैं ना ये चीज़ कि अगर मान लो राइट इशू नहीं करते हैं तो डायरेक्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में कंपनी के शेयर डिस्पोज कर सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुई कि बेस्ट इंटरेस्ट में डायरेक्टर कर सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट था यही था कि द कोर्ट पॉइंटेड आउट द डायरेक्टर ऑफ कंपनी मस्ट एक्सरसाइज देयर पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। सो द डायरेक्टर आर इन फिड्यूशरी पोजिशन, ट्रस्ट के पोजीशन पे होते हैं, ये कंपनी इन पे भरोसा करती है। एंड इफ दे डू नॉट एक्सरसाइज पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी बट सिंपली एंड सोली फॉर पर्सनल मोटिव, अपने मोटिव के लिए कर रहे हो, कंपनी के हित में नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट इसको इंटरफियर कर सकती है, डायरेक्टर को इस काम करने से रोक सकती है। ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं? द पावर टू इशू शेयर नीड नॉट बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज नीड टू रेज एडिशनल कैपिटल। ये जो राइट इशू है, ये राइट इशू यहाँ पे एडिशनल कैपिटल चाहिए था कि पुराने होल्डिंग को कम करने के लिए चाहिए था? राइट इशू का यहाँ क्या मोटिव था?
इस कंपनी में, नीडल इंडस्ट्री में जो इंडियन कंपनी ने राइट इशू लेकर आए थे, राइट इशू क्या एडिशनल कैपिटल मंगा रहे हैं कि पुराने होल्डिंग को कम कर रहे हैं, सब होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयर्स के नंबर को किस लिए ला रहे हैं, शेयर्स को कम करने के लिए, ना कि एडिशनल कैपिटल लाने के लिए। ये मोटिव नहीं था यहाँ पे डायरेक्टर्स का। तो कह रहे हैं कि राइट इशू सिर्फ एडिशनल कैपिटल लाने के लिए नहीं यूज किया जाता, ये इस काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। The power can be used to create sufficient number of shareholder to enable company to exercise statutory power or to enable with statutory requirement. The Department of Company Affairs has clarified that 1 year specified in the section is to be counted from the date on which company has allotted any share for the first time. तो ये जो 1 year है वो 1 year कह रहे हैं कि कंपनी में जो MCA ने कहा है कि 1 साल वाला जो प्रोविजन ऊपर दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे आप 1 साल वाला प्रोविजन कि अलॉटमेंट जो कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर अलॉट करती है तब से हम 1 साल कैलकुलेट करेंगे। 1 साल एक्सपायर होने के बाद ही कंपनी इशू फर्दर ला सकती है। ठीक है। बालकृष्ण गुप्ता के केस में कह रहे हैं जो होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर होते हैं वो मेंबर्स कहलाते हैं। इक्विटी शेयर और मेंबर दोनों सिनोनिमस है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया, मेंबर और इक्विटी शेयर। क्यों हम दोनों वर्ड यूज करते हैं, मेंबर भी यूज करते हैं और शेयर होल्डर भी यूज करते हैं, वाई? मेंबर और शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हम दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। इक्विटी शेयर होल्डर ही मेंबर होते हैं, मेंबर ही इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, सिनोनिमस होता है, मतलब जिनका नाम रजिस्टर में एंटर्ड है, जिनका नाम रजिस्टर्ड में एंटर्ड है। पर वाई वी से मेंबर एंड वाई वी से शेयर होल्डर, ऐसा क्यों, 2 टर्म क्यों है? फिर जब दोनों की मीनिंग सेम है तो क्यों हम 2 वर्ड एक साथ पढ़ रहे हैं? कोई आइडिया नहीं है? शेयर होल्डर कौन होते हैं? हु आर शेयर होल्डर्स? जिनके पास शेयर्स होते हैं। मेंबर्स कौन हुए? जिनका नाम रजिस्टर में, मेंबर के रजिस्टर में होता है। बेसिक डिफरेंस, वर्ड पे ध्यान देना। शेयर होल्डर मतलब जिनके पास शेयर होते हैं, जिनके पास शेयर होगा वही शेयर होल्डर कहलाएगा। मेंबर कौन हुए? जिनका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। ठीक। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो जो सब्सक्राइबर्स थे मेमोरेंडम के वो मेंबर बन गए कंपनी के। भाई प्राइवेट में 2 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, पब्लिक में 7 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। वंस दे सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम दे ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। बट डिड दे गॉट शेयर्स एट दैट टाइम? इनकॉर्पोरेशन में तो शेयर अभी आया ही नहीं है, तो क्या ये शेयर होल्डर थे? मेंबर तो बन गए पर शेयर होल्डर नहीं है, पहली चीज। दूसरा, वो लोग शेयर होल्डर, मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसके पास शेयर्स हैं पर अभी उनका रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ा है तो वो मेंबर नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ शेयर होल्डर कहलाएंगे। शेयर्स तो हैं आपके पास पर अगर आपका नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ा है तो आप मेंबर नहीं कहलाओगे। जैसे अब अगर ट्रांसफर का केस कहें, ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरर ने शेयर ट्रांसफर तो कर दिया, शेयर सर्टिफिकेट नए ट्रांसफरी के नाम पे तो चढ़ गए जिनको शेयर ट्रांसफर किया था, पर अभी उसका रजिस्टर पे नाम नहीं चढ़ा है। तो कौन मेंबर होगा कंपनी की नज़रों में? जिसका नाम रजिस्टर पे चढ़ा है।
और शेयर होल्डर कौन हुआ? जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है शेयर होल्डर और मेंबर के बीच। तो इससे क्या समझ में आया? मेंबर्स विल बी द शेयर होल्डर, members can be shareholders but all shareholder cannot be members, vice versa। एक और केस ले लो, कंपनी फॉर्म विद गारंटी। जो कंपनी फॉर्म विद गारंटी होती है उसमें तो शेयर्स होते ही नहीं है, उसमें तो शेयर्स होते ही नहीं है, तो उसके मेंबर्स तो मेंबर्स कहलाएंगे, क्या शेयर होल्डर भी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। कंपनी फॉर्म विद गारंटी में शेयर्स तो होते नहीं है। कंपनी फॉर्म विद गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल में उसके जो मेंबर होंगे वो मेंबर तो कहलाएंगे पर शेयर होल्डर नहीं कहला सकते, बिकॉज कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। आया सर डिफरेंस समझ में? तो हम इसको इंटरचेंजेबली यूज तो कर सकते हैं लेकिन हर जगह यूज नहीं कर सकते। In Worldwide Agency versus Margaret T. Desser, it was held that person who have become entitled to share of a deceased member can exercise all membership right of deceased irrespective of the fact whether their name in register of member or not। मतलब कि हमने कहा ना ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन के केस में इमीडिएटली तो नाम चढ़ नहीं जाता है रजिस्टर में। रजिस्टर में तो पुराने वाले का नाम होगा, तो लेकिन अब जैसे ट्रांसमिशन के केस में जो होल्डर था जिस उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसका राइट ऑटोमेटिकली किसके पास चला गया? उसके लीगल हायर के पास या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके पास चला गया राइट। भले रजिस्टर में नाम चढ़ा हो या ना चढ़ा हो, राइट किसके पास आ गई है? लीगल हायर के पास। ये डिसाइड हुआ है। दूसरा, Mathalon versus Bombay Life Assurance Company Limited, the court held that the transferor could not be compelled by transferee to take up on his behalf the right of share offered to the transferor, and all he could require the transferor to do was to renounce the right in favor of transferee। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आपने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर्स, ठीक है। जो राइट इशू होता है, राइट इशू एक पर्टिकुलर डेट पे आता है, डेट ऑफ ऑफर ना। तो डेट ऑफ ऑफर जो तारीख था, मान लो आज 1 फरवरी को कंपनी ने डेट ऑफ ऑफर रखा, तो कंपनी ये डेट ऑफ ऑफर उन शेयर होल्डर्स को देगी जो कंपनी के मेंबर्स थे ऑन 30/12/2020। तो 30/12 को जिन जिन का नाम शेयर रजिस्टर में था उनको राइट इशू का ऑफर दिया गया, ठीक। 30 तारीख को मान लो मिस्टर ए का नाम रजिस्टर में था, 2 तारीख को इन्होंने शेयर अपना ट्रांसफ़र कर दिया किसको? मिस्टर बी को, और इनका नाम रजिस्टर में जो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होके जो शेयर्स थे वो किनके नाम पे हो गए? मिस्टर बी के नाम पे। अब मुद्दा उठ रहा है ना कि राइट इशू के जो शेयर्स हैं वो ए को मिलने चाहिए या बी को मिलने चाहिए। कौन जवाब देगा राइट इशू का? भाई 1 तारीख को ऑफर आया राइट, और बीच में ही मीनवाइल जो 15 दिन मिले थे उसी दौरान शेयर किसके पास चले गए? बी के पास। इस राइट इशू के अगेंस्ट कौन रिप्लाई करेगा? ए करेगा कि बी करेगा? है कि नहीं? कौन करेगा? तो कह रहा है यहाँ पे बी ने कहा यहाँ पे ए से कि सिंस तुम्हारे नाम पे ऑफर आया है, क्योंकि तुम 30 तारीख को रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा था तो ऑफर तुमको किया गया है, तो ऐसा करो तुम राइट इशू का ऑफर एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे अपना राइट रिनाउंस कर दो, तो फिर मुझे सस्ते में वो भी शेयर्स मिल जाएंगे। तुम्हारे शेयर तो मुझे मिले ही मिले और राइट शेयर्स भी मुझे मार्केट प्राइस से कम में मिल जाएंगे। ऐसा कहना या ऐसा कह रही थी कि करो, लेकिन क्या ये अलाउड है? तो कोर्ट कहती दिस इज नॉट अलाउड। कुड नॉट बी कंपेल्ड बाय द ट्रांसफर टू टेक अप द शेयर्स विच इज इशूड टू द ट्रांसफरर दैट ही हैज टू ट्रांसफर आफ्टरवर्ड, वो उसको रिनाउंस कर दे। ऐसा वो उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो करना चाहे तो करे, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते।
आया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट्स? नाउ प्रोसीजर पढ़ो। प्रोसीजर तो आसान है, जितना हमने अभी तक पूरा ऊपर पढ़ा है ये सब यहाँ प्रोसीजर में दिया हुआ है। फटाफट रीड करो प्रोसीजर, और कोई डाउट हो तो पूछना। MGT 14 कब फाइल करते हैं? रेजोल्यूशन पास करते हैं। PS3 कब फाइल करते हैं? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। SH7 अभी तो ऊपर पढ़ा है SH7। The notice of redemption of preference shall be filed with company with the registrar inform SH7 along with the altered MOA. Okay, this is SH7. सो SH7 कब फाइल करते हैं? व्हेन कंपनी ऑल्टर इट्स, जब भी अपने शेयर्स ऑल्टर करती है शेयर कैपिटल को, तब SH7 फाइल करना पड़ता है, या तो खुद से या तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, दोनों ही केस में। ठीक है, तो ये फॉर्म नंबर ध्यान रखना। सब हमने ऊपर पढ़ा है, कुछ नया नहीं है इसमें। पहले राइट इशू से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल के विदिन है कि नहीं है। उसके बाद फिर अगर नहीं है तो बढ़ाओगे तो SH7 फाइल करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए राइट इशू के लिए, तो वो रेजोल्यूशन जो पास होगा वो MGT 14 में फाइल करोगे। उसके बाद जब अलॉटमेंट कर दोगे राइट इशू का तो PS3 फॉर्म फाइल करोगे। ठीक है, टाइम पीरियड देना पड़ेगा कि इतने टाइम पीरियड के विद इन फाइल करना है। टाइम पीरियड अगर घटा सकते हो तो कौन सी कंपनी घटा सकती है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कब घटा सकती है? जब उसके 90% शेयर होल्डर को कोई समस्या ना हो, तो वो 15 दिन से कम का भी समय रख सकती है। अदरवाइज कंपनी मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का समय देती है फ्रॉम डेट ऑफ ऑफर कि वो शेयर राइट इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, चलो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।